संध्या के मजदूर आवाम, नाज़रीन इकराम, बुजुर्गान और मजदूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने आज जनाब सरवर आलम साहब जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, उनके इंतखाब में नहीं जनाब हमारे भाई गुड्डू भाई जनाब मोइनुद्दीन इमानी साहब, डॉक्टर मोहम्मद जवान साहब, नूरुल इस्लाम साहब, इंचार्ज रस्ती साहब, अशरफ अहमद साहब, प्रताप बड़ी साहब, मेरे मजलिस के तमाम मुस्तफा व अराकीन, मौजूद हाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कोचा दामन विधानसभा के लिए जनाब सरवर आलम साहब के यहाँ से टिकट दिया। इनका इंतखाबी निशान पतंग छाप है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि 5 साल पहले भी आपने यहाँ से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इज़हार अस्सी साहब को आपने बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब किया था और फिर हालिया पार्लियामेंट के 2024 के इलेक्शन में भी सबसे ज्यादा वोट और किशनगंज पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मिले तो यहीं कोचा दामन की विधानसभा से मिले। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का गढ़ रहा है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की मोहब्बत और आप तमाम की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वाबस्तगी की बुनियाद पर यहाँ से दोबारा आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपना नया विधायक बनाकर कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले इज़हार अस्सी साहब को आपने कामयाबी दिलाई जो मजलिस के उम्मीदवार थे। कुछ पटना में बैठे हुए जालिम लोगों ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और इज़हार अस्सी साहब के खिलाफ एक साजिश की जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तेजस्वी यादव था। उसने जो कि हाट के विधायक शाहनवाज को इस्तेमाल किया और इज़हार अस्सी साहब को धोखा देकर उनको मजलिस से दूर करने पर मजबूर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इज़हार अस्सी साहब के घर जाकर उनसे मुलाकात किया। मैंने उनसे अपनी दिल की बात उनके सामने रख दी। उन्होंने भी हमसे खुलकर बातचीत की। हमने उनको अपने गले से लगाया। उन्होंने भी कहा कि हम पहले की तरह आपके साथ रहेंगे। और फिर हमने हमारे छोटे भाई गुड्डू भाई को कहा, गुड्डू भाई अब आप आ जाइए, अब आप जिम्मेदारी लीजिए ताकि कोचा दामन से इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी को हम बड़ी भारी अक्सरियत से यकीनी बनाए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई गुड्डू भाई का कि वो राजी हुए और यहाँ पर आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, जालिम क्यों मजलिस के मेले को तोड़ा? उसको इज़हार अस्सी साहब से लंजर नहीं हुई, से रुकनुद्दीन से मोहब्बत नहीं थी। उसको दुश्मनी थी तो कोचा दामन की जनता के इत्तेहाद से दुश्मनी थी। उसको दुश्मनी थी तो सीमांचल की इंसाफ लड़ाई जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लड़ रही है उससे दुश्मनी थी। उनको पसंद नहीं आता था कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने इन तमाम जालिम लोगों से सवाल करना शुरू कर दिया जो सत्ता में रहकर सीमांचल के नौजवानों का मुकद्दर गरीबी बना के रख दिए। उनको इस बात की बड़ी फिक्र थी कि अगर ये मजलिस ने जो यहाँ पर सीमांचल में एक मुकामी सियासी क़ियादत को बनाया है, अगर ये आगे बढ़ जाएगी तो फिर पटना में इनका इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। वो हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे कि जिस इलाके सीमांचल को वो पसमानदा रखकर छोड़ दिए थे, जहां के नेताओं को वो गुलाम बनाकर रख लिए थे, एक मजलिस यादव ने आरएसएस की सोच रखते हुए मजलिस के एमएलए को तोड़ने का काम किया। मगर मैं शुक्रगुजार हूं इज़हार अस्सी साहब का कि उन्होंने इस बात को महसूस किया। तेजस्वी जो कहता है कि मैं उम्र का कच्चा हूं मगर जबान का पक्का हूं, सुनो कोचा दामन की जनता, वो उम्र का भी कच्चा है, जबान का भी कच्चा है और दिमाग का भी कच्चा है। इसीलिए वो इसी के सामने एक बच्चा है।
और वो ये कहता है कि ओवैसी चरमपंथी है। आप बताइए, अगर सीमांचल की लड़ाई लड़ना चरमपंथी है क्या? क्या सीमांचल के नौजवानों के पलायन को रोकने का प्रोग्राम बनाना, सरकार से लड़ना क्या चरमपंथी है क्या? क्या किसी के चेहरे पर दाढ़ी और सर पे टोपी चरमपंथी की निशानी है? तो अगर मस्जिद को जाता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, तो क्या चरमपंथी है? अगर कोई मदरसे में पढ़ाता है, जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, क्या वो चरमपंथी है? क्या हमारी माँ और बहनें जो सर पर दुपट्टा ओढ़ती हैं या हिजाब और बुर्का करती हैं, तो क्या वो चरमपंथी बन जाती हैं? तो यही बात आपको समझना है। ये जो तेजस्वी ने ये जो बात कही, इसने बता दिया कि वो लालू का बेटा जरूर है, मगर मोदी का छोटा भाई है। जो जबान से उसने जहर को उगला है, तो मालूम हुआ कि ये अपने जहन में कितना जहर रखता है, ये कितना नफरत रखता है और कितना बुज़दिल है। इसने चरमपंथी ओवैसी को कहकर बता दिया कि डरता है सीमांचल की जनता से, ये डरता है सीमांचल के जनता के इत्तेहाद से। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताने आए हैं कि आप अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये सीमांचल के मान सम्मान की लड़ाई है, ये सीमांचल को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है, ये आपकी सियासी क़यादत को बनाने की लड़ाई है। और तेजस्वी चरमपंथी कहकर बता दिया कि जो यादव परिवार है, बिहार में 14% है, उनको तेजस्वी 36% टिकट देता, और जो 17% बिहार में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, उनको तेजस्वी चरमपंथी कहता है और टिकट देकर कहता है लॉलीपॉप है, चूसते रहो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहकर सारे सीमांचल की जनता की तौहीन की है। हम उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख के दिन सीमांचल और कोचा दामन की गयूर जनता इसका जवाब देगी कि चरमपंथी बोलने का इल्जाम का जवाब कैसे दिया जाएगा। और वोट के जरिए आपको पतन छाप पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार गुलाम सरवर को कामयाब करना है। और तेजस्वी और हम यहां पर मुजाहिद से पूछना चाहते हैं, मास्टर साहब ये तो बता दो, राजद ने मोहम्मद कामरान जो गोविंदपुर नवादा का विधायक था, 2020 में 40,000 वोट से जीता, तेजस्वी ने उसका टिकट काट दिया। और किसको टिकट दिया तेजस्वी ने? कौशल यादव को टिकट दिया। ये चरमपंथी नहीं है। फिर तेजस्वी ने गौरव बारम दरभंगा जिले में अपने वालिद लालू प्रसाद यादव के हाथ से बी फॉर्म दिलवाया और वहां पर जाकर वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी के बड़े भाई के लिए बोलता है इसको वोट दो, अफजल अली खान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये चरमपंथी नहीं है। और ये मुकेश साहनी जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं, जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि आपने एक भी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तो मुकेश साहनी ने कहा कि हम कोई सिनेमा के टिकट नहीं बांट रहे हैं। तो मालूम हुआ सिनेमा के टिकट तो नहीं बांट रहे, मगर 17% अल्पसंख्यक समाज का वोट भी चाहिए और चरमपंथी का झूठा इल्जाम भी लगाएंगे। और सुनो, कोचा दामन की जनता, तेजस्वी का एक युवा अध्यक्ष है, उसका नाम मीरा हैदर है, दिल्ली का युवा अध्यक्ष है, 5.5 साल से जेल में है। कभी तेजस्वी अपनी जबान पर मीरा हैदर का नाम नहीं लाता है। असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर भारत के कोने कोने में मीरा हैदर और तमाम बच्चों का नाम मैंने अपनी जबान से लिया, जो मोदी के काला CAA और UAPA के कानून में उनको गिरफ्तार करके जेल में तिहाड़ जेल में डाल दिया गया।
बताओ तेजस्वी चरमपंथी की निशानी नहीं है। और सुनो, तेजस्वी ने दीपक यादव को नरकटियागंज से टिकट दिया। जानते हैं दीपक यादव कौन है? दीपक यादव को जानते हैं आप कौन है? दीपक यादव अब घर को जाएंगे तो गूगल पर दीपक यादव काम डालो, उसकी एक फोटो आएगी। ये तलवार बांट रहा है। किस लिए तलवार बांट रहा है? बकरी को काटने के लिए तलवार बांट रहा है दीपक यादव। ये विश्व हिंदू परिषद का आदमी, आरएसएस का आदमी, और उसको उसने नरकटियागंज से अपना उम्मीदवार बना है। और चरमपंथी ओवैसी को बोलता है, जो भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर 5 मरतबा हमने हल किया। 5 मरतबा में से 2 मरतबा मुझे बेहतरीन सांसद का अवार्ड दिया गया। 2 मरतबा का विधायक है, क्योंकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं चरमपंथी। क्योंकि मैं आप जैसे गरीबों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं। और सुन लो मेरी बात, जब तक जिंदा रहूंगा लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं चरमपंथी, सीमांचल के नौजवानों का पलायन हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब गाड़ी में सफर करता हूं सीमांचल में, नमाज पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में रुकते हैं, तो नमाज पढ़ के वापिस आने के बाद 8 साल से लेकर 13 साल के बच्चे खड़े रहते हैं। एक कोने में हमारी सरदार माँ और बहनें और बेटियां खड़ी रहती है, और बुजुर्ग खड़े होते हैं। मेरी आंखें तरस जाती नौजवानों को देखने के लिए। मालूम होता कि वो नौजवान कोई हैदराबाद में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, पंजाब की खेतों में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, मगर सीमांचल में नहीं है। इसीलिए जब उनके हक की बात करता हूं तो हमको चरमपंथी कहा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नदी कटाव का मसला उठाते हैं तो चरमपंथी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस क्यों नहीं है तो चरमपंथी। एक तरफ तेजस्वी हमको चरमपंथी बोलता है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता को बदनाम करके कहता है घुसपैठिया यहां पर है। बताओ, कोचा दामन की जनता, क्या कोचा दामन में कोई नेपाली बांग्लादेशी दिखता है आपको? तो फिर सीमांचल को बदनाम करने का काम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, और मोदी का छोटा भाई तेजस्वी भी कर रहा है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अभी सत्ता मिली नहीं तो अभी से चरमपंथी, सत्ता मिली नहीं तो दीपक यादव को टिकट दिया जो तलवारें बांटता है। अभी सत्ता मिली नहीं तो अफजल खान का टिकट काट दिया। अभी टिकट सत्ता मिली नहीं तो मोहम्मद कामरान का टिकट काट दिया गोविंदपुर नवादा से। बताओ, क्या ऐसा आदमी के उम्मीदवार को आप वोट डालेंगे 11 तारीख को? इसका जवाब मास्टर के पास भी नहीं है। और मास्टर मुजाहिद जेडीयू बीजेपी में थे तो 2014 में ट्रिपल तलाक का कानून बना। बताओ मुजाहिद साहब, क्या वो कानून हमारी मुस्लिम बहनों के खिलाफ नहीं बनाया गया? क्या संविधान और शरीयत के खिलाफ नहीं है? मगर आपका जमीर नहीं जागा था, आप नीतीश कुमार को चुपके हुए थे। CAA का कानून बन गया, हमको बांग्लादेशी कहा जा रहा है। मजहब के नाम पर संविधान के खिलाफ कानून बनाया गया। मास्टर नीतीश कुमार को अपना बॉस कहते थे। UAPA का कानून बन गया, राजद ने, कांग्रेस ने, जेडीयू ने तारीफ किया। 5.5 साल से बच्चे जेल में सड़ रहे हैं, और कौन उसका मुखालिफत किया? पूरे पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने किया। हम चरमपंथी हो जाते हैं। वक्फ का काला कानून बन गया तो मास्टर ने महसूस किया मौका अच्छा है, सीमांचल की जनता को धोखा दे सकते हैं। इजारस्वी के पीठ में खंजर तेजस्वी ने ठोक दिया। और वो आदमी जो कल तक मोदी और नीतीश कुमार के जय जय के नारे लगाता था, जो कल तक बुलडोजर से घर तोड़ते थे, उस पार्टी में था।
जो कल तक ट्रिपल तलाक के गलत कानून बनाने वालों के साथ था, CAA के गलत कानून बनाने वाली पार्टी में था, आज आकर बोल रहा है मैं आपका हमदर्द हूं। अरे तुम ये भूल गए कि बिल्ली अगर 100 चूहे काट के हज करने गई तो हज नहीं होता। तुम गुनाह करके गए, तुमने साथ दिया मोदी का, तुमने ऐसा गलत कानून ट्रिपल तलाक का बनाया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक सवाल पैदा होता है। किसी ने मुझसे पूछा, असदुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी ने 3 को टिकट नहीं दिया, 1 को क्यों दिया और यहां पर मास्टर को क्यों दिया? तो मैंने उनको समझाया कि इजहार असफी में अभी भी दर्द है कौम और मिल्लत का। इजहार असफी मजलिस को छोड़े, मगर कोचा दामन में गुंडों और दलालों को उन्होंने कोई जगह नहीं दी थी। कोचा दामन में इजहार असफी ने गुंडों और दलालों को कोई मौका नहीं दिया, और जिसमें सबसे ज्यादा जहर था तो तेजस्वी ने बोला कि ये ज्यादा है और उसको सारावास से जो कि हाथ से गिर दिया। आपने हमेशा मजलिस को यहां से वोट देकर कामयाब किया। मैं आपसे सिर्फ भी अपील करने आया हूं कि मजलिस का साथ दीजिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। पतंग छाप आज सीमांचल के घर घर में पहुंच चुकी है। लोग लैंड टेन को भूल चुके हैं। लोग बीजेपी से अब नहीं डरने वाले हैं, लोग तीर से नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि जनता ने जान लिया कि अगर कोई हमारी आवाज उठा रहा है, कोई हमारे लिए मर मिटने को तैयार है, तो उस पार्टी का नाम असदुद्दीन ओवैसी और मल्ले सरकार है। तो हम कोचा दामन की जनता से अपील करने आए हैं कि आप काय के वोट को जाय मत करिए। मैं जानता हूं कि मास्टर साहब बहुत लेकर आ रहे हैं, तबरुक खाइए, तबरुक खाने में कोई नहीं, तबरुक है, खाइए जरूर, मगर दुआ पतंग छाप को दीजिए। जरूर तबरुक खाइए, जलेबी गुलाब जामुन जो भी मिलता है खाइए, छोड़िए मत। ये जो पूरा ब्लॉक में रिश्वत जो हो चुका है सीमांचल में, इसका पैसा इनको नहीं मिला क्या? एक रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन को 20,000 रुपये, तो जेडीयू का हिस्सा, बाहू का हिस्सा और पटना का हिस्सा था। तो इतना पैसा खाया है, अगर तबरुकन खा सकते तो जरूर खाइए, मगर वोट तो मिलेगा पतंग छाप को। ये अपनी नाकामी को देख चुके हैं, इसीलिए समझ रहे हैं कि कभी दौलत के इस्तेमाल से कुछ हो जाएगा। अरे तेजस्वी, ये कोचा दामन है, ये जमीन बेचने वालों की सरजमीन नहीं है, ये गैयरों की सरजमीन है, जिसने तय कर लिया यहां से पतंग छाप हमारी पार्टी है, हम पतंग छाप को देंगे। तेरा लैंटन की लाइट बुझ चुकी है, तेरी लैंटन नहीं जलेगी कोचा दामन और सीमांचल में इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 11 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्त में निकलकर पूरे अपने अपराध खानदान के साथ पतंग छाप पर बटन दबाइए। ये अपनी कलमे की उंगली उठाकर पतंग के निशान को देखकर बिस्मिल्लाह बोल के दबाइए और सीमांचल के इंसाफ के लिए वोट डालिए पतंग छाप को। कोचा दामन इजहार असफी के इंसाफ के लिए वोट डालिए। मजलिस की आपकी लीडरशिप को मजबूत बनाने के लिए मोदी ने जो काला कानून वक्फ का बनाया, जो संविधान के खिलाफ है, ट्रिपल तलाक का कानून बनाया उसके खिलाफ, नीतीश कुमार के 20 साल जो बर्बाद कर दिए सीमांचल और बिहार को, उसके खिलाफ, जिसने हमारे एमएलए को तोड़ा उसके खिलाफ, और जिसने आपको हमको चरमपंथी कहा उसके खिलाफ
पतन छाप पर बटन दबेगा ना, पतन छाप पर बटन दबेगा। अपने दामन की जनता जिंदाबाद, शाह रफी जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, पतन छाप जिंदाबाद, पतन छाप जिंदाबाद। एक साथ नारा लगाइए, गद्दारों को वोट नहीं मिलेगा।